मैग्नेटिक फोर्स, उसमें कंडक्टर चल रहा था। थोड़ा सा याद दिला दूँ मैं पुरानी बातें। जैसे अगर कोई पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो फोर्स जो लगा था वो लगा था Q V क्रॉस B। ये तो चार्ज पार्टिकल का है, ये तो चार्ज पार्टिकल लिखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल ओनली, तब तो ये लगाओगे। मान लो कोई कंडक्टर है, तो उस कंडीशन में जो F लगाते हो वो लगता है BIL साइन थीटा। ये हमने देखा था उस दिन। अच्छा, इसको अच्छे से लिखा जाए तो कई तरीके हैं। एक तो लिखा जा सकता है BI, ये I करंट है, और L नहीं, L इफेक्टिव, और तब लिखाएगा साइन थीटा। और इसको समझो, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो वेक्टर कौन कौन से हैं? एक B वेक्टर है, दूसरा L इफेक्टिव वेक्टर है। तो ये लिखा जाएगा, I बाहर कर लो, और लिखा जाएगा ये जो L है L क्रॉस B, L क्रॉस B, L क्रॉस B। तो आपको डायरेक्शन निकालने में यहाँ से आसानी होगी। और समझिए यहाँ पे और क्या बात करी जा सकती है। ये जो L इफेक्टिव है ये कौन है? ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा, इनिशियल टू फाइनल। अभी वायर बनाऊंगा, आपको इनिशियल पॉइंट पहचानोगे तो जहाँ इनिशियल पॉइंट है वहाँ से शुरू करना, और जहाँ पे करंट, मतलब जहाँ से करंट शुरू होगा वो इनिशियल है। लिखते चलो, इनिशियल मतलब ये लिख लो कि जहाँ से करंट शुरू होता। अभी बनाऊंगा फोटो, सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। तो जहाँ से करंट शुरू होता है वो इनिशियल है, तो फाइनल का अपना नाम क्लियर है कि जहाँ करंट ख़त्म होगा, जहाँ करंट एंड होगा वो मेरा फाइनल पॉइंट है, जहाँ करंट एंड होगा वो मेरा फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। तो अभी किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। आज जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो किसकी पड़ेगी, देख लीजिए। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें पहले से करंट हो लेकिन उसको मैंने किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो क्या होगा। किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे इसमें करंट मान लो I है, तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर कोई असर नहीं होगा। इसको, इस करंट को उठा के दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा तब इस पर फोर्स लगेगा। तो लड़ाई उसी बात की है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हम फाइंड करना चाहते हैं। तो एक तो बच्चों वाला नियम, L क्रॉस B करूँगा। L मतलब इफेक्टिव लेंथ, ये वेक्टर के जैसा ट्रीट होगा, वेक्टर के जैसा ट्रीट होगा तो इसका डायरेक्शन होगा कहाँ से कहाँ होगा, इनिशियल कैसे पहचानोगे, जहाँ से करंट शुरू होगा वो इनिशियल है, जहाँ करंट ख़त्म होगा वो फाइनल है। इसको लिख लेना चाहिए, लिख लिया है ना। अब सुनते रहना, मेरा टारगेट L है ही नहीं, मेरा टारगेट तो L इफेक्टिव है, और L इफेक्टिव जब है तो उसमें से डिस्प्लेसमेंट सोचना है, ख़त्म। अब देखना, अब रही बात डायरेक्शन के नियम क्या है। अच्छा बताओ, मान लो मुझे नियम नहीं पता हो, ये वेक्टर वाला तो जानता हूँ, लेकिन अब कभी कभी नियम भी फ़ायदेमंद होता है। तो नियम कहता है कि आप अपने फिंगर्स को, पहले किस हाथ का फिंगर, राइट हैंड, अपने सारे फिंगर्स को आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दीजिए। टारगेट समझना, अभी हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, मान लो कंडक्टर अच्छा किसी भी शेप का हो सकता है कि नहीं, किसी भी शेप का हो सकता है, बस इसमें करंट होना चाहिए। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और इसमें ही क्या छोड़ो, ऐसे कर दो, एकदम से उल्टे पुल्टे स्टाइल। बताओ इनिशियल पॉइंट कौन, ये इनिशियल है क्योंकि यहाँ से करंट शुरू है, ओके। फाइनल ये है। अब जरा सोचना, मैं तुमको बता रहा हूँ, मान लो ऐसे 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 गए तो ये 10 मीटर था, सपोज करो मैंने इसको जोड़ दिया, ये 5 मीटर हो गया, तो मेरा काम तो इस 5 मीटर से होगा। मैंने इनिशियल इसको माना नहीं, होगा ही क्योंकि यहाँ से करंट शुरू है, ये मेरा फाइनल है। अच्छा बताओ, इनिशियल से फाइनल
इस पूरे वायर के बदले, ये जो ऊपर वाला ब्लैक वाला है उसके बदले तुम सिंपल ये ग्रीन वाला बना सकते हो। मतलब ऊपर वाला है नहीं है, अब अपने को मतलब ही नहीं, अपने को सिर्फ ग्रीन वाले से मतलब है, तो डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल से फाइनल। बात समझ में आ रही है? इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल। जब इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल है, ओके चलो ये तो डन है, इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल। ये किसका डायरेक्शन है, एल इफेक्टिव का। क्या करंट का डायरेक्शन मैटर कर रहा है? सुनना, करंट का डायरेक्शन एल इफेक्टिव के समय इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिसाइड करने के लिए मैटर कर रहा है। लेकिन जब तुम अपने फिंगर्स को प्लेस करोगे तो यहाँ करंट में थोड़ी कुछ खेलना है, अपने को ध्यान कहाँ देना है, बी के तरफ। माना क्वेश्चन में कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो सारे फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ किया। अच्छा, यानी कि अपने को फिंगर्स को करना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अब देखना, और थंब को, करंट तो अब है ही नहीं, थंब को एल इफेक्टिव की तरफ कर लोगे। बोलो कर सकते हैं क्या? ठीक है भाई, तुमने कहा ठीक है, तो मैंने दूसरा काम कर लिया, मेरा जो थंब था, थंब को मैंने एल इफेक्टिव की तरफ कर लिया, ऐसे कर लिया, थंब को एल इफेक्टिव की तरफ कर लिया। जैसी एल इफेक्टिव की तरफ कर लिया, अच्छा जब वायर सीधा रहे तो किसके तरफ कर लेंगे? वायर जब सीधा रहे तो करंट की तरफ कर लेना। तो ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, या तो एल इफेक्टिव या तो करंट। सोच क्या, अब बचता कौन है, पाम, उसका आउटवर्ड। तो रिजल्ट कहता है कि जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड वाला वो लगेगा परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ये लगेगा फोर्स। कौन? मैग्नेटिक फोर्स। अब जरा सोचना, यहाँ पे फिंगर अंदर, एल इफेक्टिव उधर, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अच्छा दूसरा सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे एंगल बताओ एल इफेक्टिव और बी वेक्टर के बीच। 90 कहाँ है? ये तो अंदर है और ये टेढ़ा गया हुआ है, प्लेन बदल गया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और ये जो तुमने एल इफेक्टिव बनाया है वो प्लेन में ही है। तो चाहे, अब देखो एक बार तुमने बी ऐसा कर दिया, अब एल इफेक्टिव ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, या ऐसे 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 कुछ भी ऐसा करंट चला दो, एंगल कितना बनेगा भैया? 90 ही बनेगा, क्योंकि एक प्लेन में ही नहीं है, क्रॉस तो प्लेन में ही नहीं है, प्लेन के अंदर है। लिख लिया, अब कहानी ख़त्म है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आप अब तैयार हो जाइए। हमसे पूछा है फोर्स एक्टिंग ऑन वायर। इस वायर पे जो है आपको इस स्टाइल में गया हुआ है, इस पे कितना फोर्स लगेगा? पूरा आंसर डायरेक्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए समझे इसको, समझें इसको। मेरे पास पहला टारगेट, पूरा इस वायर को रिप्लेस करो किसी स्ट्रेट वायर से, एल इफेक्टिव फाइंड करो। स्टेप 1 में एल इफेक्टिव चाहिए, स्टेप 1 में एल इफेक्टिव चाहिए। स्टेप ध्यान रखिए, मुझे एल इफेक्टिव चाहिए। टेढ़ा मेरा वायर हो, एल इफेक्टिव निकाल लो। लिखो तो, टेढ़ा मेरा वायर हो, एल इफेक्टिव निकाल लो डायरेक्शन के साथ। टेढ़ा मेरा वायर हो, एल इफेक्टिव निकाल लो डायरेक्शन के साथ। तो एल इफेक्टिव भाई, अब ऊपर देखिए, शुरुआत यहाँ से होगी, ख़त्म यहाँ पे होगा, ख़त्म यहाँ पे होगा। तो ये इतनी बड़ी लाइन, ये देखिए यहाँ से शुरू है और यहाँ से ख़त्म है। बताओ क्या यही इसका एल इफेक्टिव है क्या? नीचे वाला थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये लो, ये एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव जब मिलेगा डायरेक्शन के साथ मिला है। डायरेक्शन कहाँ से? ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल। लो भैया डायरेक्शन बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? इस वायर का? नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड कोई एक्सटर्नल है। मतलब यहाँ जो ये बी होता है, ये सही मायने में बी एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब किसी और का वायर। ये अच्छा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मतलब है, लेकिन हमने को जरूरत नहीं है।
हम उसको नहीं लिख रहे भाई, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे मान लो इस पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो सोचो कहाँ होगा, उसका भी डॉट होगा। सोचना भाई, इस पॉइंट पे निकालना हो इधर, तो इधर इसका, इस एल इफेक्टिव का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ क्रॉस, ऊपर की तरफ डॉट होगा, वो कुछ और वैल्यू का होगा, उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, तो सही नाम इसका तो ये है, ये रहा बी एक्सटर्नल, मेरे काम का तो ये है। कोई भी वायर अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकता, इसको आप 500 बार सुन चुके हो। अब जरा समझो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तुमने अपने फिंगर्स को किया, ऐसे कर दिया, नहीं कर सकते, बाहर की तरफ करना पड़ेगा। जैसे तुमने बाहर की तरफ किया, अब जरा देखो, अब इसमें आराम से सोचो, एक तो करंट इधर और उसके बाद से ये बाहर और करंट ऐसे है, सोच के देख। अब इसमें दिक्कत आ रही है ना, अरे कैसे ऐसे क्या कर, परेशान हो रहा है, कैसे घुमाओ, तो क्या लगाओगे फिर उसको? भाई तुम्हारे कॉपी में तो ठीक है, कॉपी में तुम लेके आओ, कॉपी में लेके आओ, कैसे कॉपी में ठीक है बता। कॉपी में तुमने हाथ बाहर किया और अंगूठा ऐसे कर लिया, सोच के देख, लेकिन मेरे लिए बड़ी दिक्कत है। मैं कैसे करूँगा, बिश, है कि नहीं, है ना? तो अब मैं मतलब या तो इस पर आप पूरा ऐसे फ्लेक्सिबल होकर चलिए, लेकिन मैं तो, मुझे पढ़ाना है तो मैं तो बता रहा हूँ कि ले भाई बिश ऐसा ये ऐसा है, देख तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो इतना कथक करने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो क्या? तुम सीधा लगा लेना क्रॉस प्रोडक्ट। पहली बात कि कथक करके डायरेक्शन कहाँ आया, नीचे, मतलब माइनस जे बोल सकते हो, निगेटिव वाई बोल सकते हो, डन, नो प्रॉब्लम। अब जरा देखो, ग्रीन पेन से कर रहा हूँ, अगर इस स्टाइल से आ गया तो काम बन गया। चलो पहली बात डायरेक्शन की, बताना मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड के कैप, पगलैट हो, दारू पी के आई हो, के कैप। और ये बताओ एल इफेक्टिव किस में है, प्लस आई, के क्रॉस आई कर दूंगा, आई क्रॉस के करूंगा, क्योंकि मुझे तो ये तुमने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया बी एक्सटर्नल, और ये तुमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया तुमने एल इफेक्टिव। अब सोचो के क्रॉस आई करता तो डायरेक्शन क्या आता, प्लस जे, मतलब ऊपर की तरफ। लेकिन सही में क्या करना चाहिए, ये नहीं करना है अपने को, तो एल इफेक्टिव क्रॉस बी एक्सटर्नल करना है। तो एल इफेक्टिव कहाँ जा रहा है, आई कैप की तरफ, इनिशियल से फाइनल, क्रॉस बी एक्सटर्नल कहाँ पे, के कैप की तरफ। आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे का मतलब वाई एक्सिस में नीचे की तरफ। और हम भी जब कथक करके कर रहे थे तब भी तो वैसा ही आ रहा था। मैं समझा क्या कहना चाह रहा हूँ, कभी भी बी एक्सटर्नल क्रॉस एल इफेक्टिव नहीं करोगे तो उल्टा आएगा आंसर, समझ रहे हो? ऐसे आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश कीजिएगा, आ गया तो ठीक, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट जिंदाबाद। तो तुमको क्या लग रहा है, दोनों मेथड आने चाहिए, दोनों आने चाहिए। कब कौन सा फ़ायदेमंद हो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है क्या इतना? अच्छा, अभी आंसर आ गया, नहीं आया? अभी एल इफेक्टिव चाहिए अपने को। बताओ यहाँ से यहाँ तक एल इफेक्टिव कितना होगा, 4R। भैया इसके नीचे का R, इसके नीचे का ये कितना 2R, और इसके नीचे का फिर से R, मतलब ये वैल्यू आ गई 4R। तो मेरा आंसर एफ मैग्नेटिक, कोई मेरे से पूछेगा मैं उसको बोलूँगा BI एल इफेक्टिव, और सोचो साइन थीटा भी तो बोलना होगा, पूरा नाम तो यही है। तो अब देखो B तो चलो B है, I चलो I है, एल इफेक्टिव मेरा 4R है, और थीटा की वैल्यू क्या है 90। क्या थीटा हर बार 90 होगा? नहीं, कुछ और भी हो सकता है। मान लो उसने कहा भैया B ऐसे दे रहा हूँ, तो निकालना पड़ेगा ना उस समय। तो ऐसे नहीं कि हर बार थीटा 90 होता है, यहाँ पे साइन 90 है, तो यहाँ आंसर आ गया BI 4R, 4IBR। सही है क्या? आपको पूरी बात पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। सवाल देखें, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि करंट कैरिंग वायर है जिसका नाम है AC, और ये AC वायर है जिसमें करंट कैरी कर रहा है। करंट कैसे कैरी कर रहा है वो तुम देख रहे हो।
करंट शुरू कहाँ से हो रहा है भैया? यहाँ से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है? सी पे। तो ये क्या होगा? इनिशियल, और ये होगा तुम्हारा फाइनल। पहली बात तो ये है। दूसरी बात समझिएगा, इसने कहा है कि इसको यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखा। बात समझना, यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स, यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फिक्स है, और ट्रांसवर्स मतलब होता है परपेंडिकुलर। देखो है ना, बी अंदर की तरफ है, तो क्या बोला? यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया। बढ़िया बात है। अब हमसे क्या पूछा है समझिएगा, हमसे पूछा है कि आप बताओ AC पर कितना फोर्स लगेगा, इस वायर AC पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमसे पूछा गया है भाई। अब देखिए, ये इनिशियल ये फाइनल ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इधर क्यों हौच पौच करने का, इधर ज्वाइन कर दिया। अच्छा, जैसे ही ज्वाइन किया, बताओ ये डायरेक्शन किसका? एल इफेक्टिव का, एल इफेक्टिव का। भाई बी कहाँ? अंदर, बी अंदर। ये बी किसका है? इस वायर का है? नहीं, किसी और का है, एक्सटर्नल है। अब देखना, हाथ मैग्नेटिक फील्ड के तरफ और अपने थंब को एल इफेक्टिव के तरफ। ये कहाँ लगेगा? चटैक, ऊपर। किधर? इधर। ये लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। भाई ये अच्छा तू सोच, अगर पूछने की इच्छा होगी तो क्या देगा? फोटो देगा, 3-4 फोटो देगा, बोलेगा चुन। एक फोटो में FM उधर, एक में नीचे, एक में इधर, एक में उधर। आपको चुनना है, चुन लो। कुल मिला के बात वही है कि आपको फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करिए, थंब को कहाँ करो? करंट की तरफ, या फिर एल इफेक्टिव, जहाँ जो सा माहौल बने, और वैल्यू निकाल दो, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, रही बात मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हाँ, तो वो आएगा BI इफेक्टिव। अच्छा बताओ, और साइन थीटा कितना? 90। बिल्कुल, साइन थीटा के जगह पे साइन 90। कारण मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन से बाहर है, बाहर मतलब अंदर, मतलब प्लेन में नहीं है। बी तो कितना है भाई? भाई कुछ है 10 टेस्ला। आई तो 3 है। एल इफेक्टिव अभी देखते हैं, ये तो 1 है। एल इफेक्टिव बताओ। हाँ, एल इफेक्टिव पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ये ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये और ये कितना? 6, ये कितना? 8। तो ये पाइथागोरस लगा दो, कितना होएगा? 10। अंडर रूट 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 64 10। क्या डायरेक्शन? तो डायरेक्शन का नाम नहीं दे सकते ना, आई कैप जे कैप क्या दोगे? वो तो उधर है। फोटो देना होगा, फोटो से आप वैल्यू डाल देंगे, फोटो से वैल्यू डाल देंगे। सही है। अब जरा देख, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ढूंढो। हाँ, सेंटीमीटर है, और बी किस में है? टेस्ला में। और आई किस में है? एम्पेयर में। भाई 2 तो ऐसा यूनिट है, इसको तुमने 10 रख दिया, तो क्या रखना पड़ेगा? 10/100। अब बताओ कितना हो गया? 100 से 100 गया 3, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो लगा है वो 3 न्यूटन। डायरेक्शन कहाँ? ऐसे। तो यूनिट का ध्यान रखना जरूरी है, कहीं लिख लो। यूनिट का भी ध्यान रखना जरूरी। अरे भाई यूनिट का ध्यान तो हर चैप्टर में रखेंगे। समझो, पहले मेरे पास एक वायर था जिसका नाम था एलन। एक एलन नाम का वायर था, मान लो ऐसा था कोई वायर जिसका नाम था एलन। मैंने उस वायर को थोड़ा मोड़ मुड़ा के ऐसा बना दिया। तो पहले ऐसे से ऐसा बना दिया, और कैसे बनाया उसका थोड़ा ध्यान देना है। इसमें यहाँ से यहाँ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की लंबाई 6, और यहाँ से यहाँ की लंबाई फिर से 4 सेंटीमीटर रखा। उसमें करंट फ्लो कराया कितना? तो 10 एम्पेयर। और मैग्नेटिक फील्ड की सप्लाई करी बाहर से, जो जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, और वैल्यू कितनी है? 5 टेस्ला। अब कहा इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा? 4.5। अब देखिए, पहले समझते हैं। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, इसका भी ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 1, मुझे एल इफेक्टिव चाहिए। बोलो नंदनी PR, चाहिए ना एल इफेक्टिव? एल इफेक्टिव ये रहा, ये रहा एल इफेक्टिव। बताओ ये कितना? ये 3, तो ये भी 3। सोच भाई, ये 4, ये 3,
तो इतना वाला कितना 5, सोच ये 4 ये 3 तो ये कितना 5 होगा ना। अरे किसी को दिक्कत है ना, तो ये पूरा 4 है और ये पूरा 6 है, तब भी वही आना है। अच्छा बताओ, अब बताओ ईमानदारी से, एल इफेक्टिव ये रहा, एल इफेक्टिव की वैल्यू बताओ 10 सेंटीमीटर। क्या एल इफेक्टिव का डायरेक्शन भी होता है? एल इफेक्टिव डायरेक्शन क्या होता है? इनिशियल पॉइंट, मतलब जहाँ से करंट शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये रहा इनिशियल, और यहाँ करंट ख़त्म हो रहा है, दिस वन इज फाइनल। अब चलिए, अब ये रहा एल इफेक्टिव का डायरेक्शन, और बी है अंदर की तरफ, नहीं बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। बताओ एंगल कितना बनेगा? 90। एंगल होता है एल इफेक्टिव एंड बी वेक्टर के बीच, तो इनके बीच जो थीटा बनना है वो बनेगा 90 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो मेरा आंसर आएगा बी आई एल इफेक्टिव और साथ में साइन 90। बी की वैल्यू कितनी? 5 टेस्ला। आई की वैल्यू कितना था? 10। एल इफेक्टिव भी 10/100 और साइन 91। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, 10/100 और ऊपर में 100 गए, कितना बचा? 5 क्या? न्यूटन। डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप पता नहीं मेरे को, पता नहीं, तो टेढ़ा मेढ़ा है ये। अब मैं इसको आई बोलोगे, जे बोलोगे, के बोलोगे, क्या बोलोगे इसको? पता नहीं क्या बोलेंगे। तो फोटो ही इंपॉर्टेंट है, फोटो इंपॉर्टेंट है। किधर लगाओगे फोटो भाई? ए भाई बोल, धपचिक इधर, तो कहाँ लगेगा? इधर। बोलो बोलो, कर सकते हैं? ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो की खासियत बताता हूँ। इसमें ये जो सेक्शन है PQR जो तुम यहाँ देख पा रहे हो, ये PQR तो एक वायर है। क्वेश्चन में लिख लो कि ये जो सेक्शन है PQR, तो PQR तो एक वायर है, और ये इधर जो है ये वाला B, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई। आज वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन में है, इसलिए एंगल सावधानी से निकालना पड़ेगा। B मैग्नेटिक फील्ड है, वायर में सिर्फ P और Q सेक्शन की लंबाई L है, अपने को गिवन है भाई, बाकी कुछ नहीं पता। अब हमसे पूछा है कि बताओ वायर के PQ सेक्शन में कितना फोर्स लगेगा और वायर के QR सेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। दोनों की सेपरेट वैल्यू पूछ रखी है, दोनों की सेपरेट वैल्यू। एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा होगी PQ की, और ये चर्चा आसान है। PQ पहले से सीधा है, क्या तुमको इफेक्टिव लेंथ लेने की आवश्यकता है? नहीं, किसी का भी इफेक्टिव लेंथ लेने की आवश्यकता नहीं है। QR भी सीधा है, सीधा है मतलब खुद ही डिस्प्लेसमेंट है, तो हम क्यों टेंशन लें। PQ पे मुझे फोर्स चाहिए होगा, तो मैं बोलूँगा BI L इफेक्टिव और साथ में साइन थीटा। चलो PQ का फोटो ये रहा PQ भाई, B का फोटो ये रहा B, ये P, ये Q, ये B, एंगल 90। अब B कितना है? B क्वेश्चन में दिया है, कोई वैल्यू है? नहीं है तो अच्छा है, B को B मानिए। चलिए B है, I है, L है, वाह। और इधर से साइन 90, मतलब इस पे फोर्स कितना लगेगा? BIL BIL, सही है क्या? अच्छा, अब जो मेन फंडा है वो किसका है? QR का। मैं समझाता हूँ, QR पे चर्चा करेंगे तरीके से, और सारी लड़ाई L इफेक्टिव फाइंड करने की है। सोच आगे, यहाँ पे आगे QR पे आ जाओ ध्यान से, मैं रुक जाता हूँ। आगे
अब जरा देखना क्यू आर, ये एल है तो ये कितना होगा, एल cos 60, देखना कभी नहीं होगा। अभी मैं निकालूंगा, देखना cos 60 होगा ही नहीं है। कैसे नहीं होगा वो तुमको दिखाता हूँ। पहली बात समझिएगा, ये इतना सेक्शन काट के हटाइए, जरा समझिएगा ध्यान से। अपने पास ये मान लो इसको तुमने ज्वाइन कर दिया है ना, तुम चाहते हो ना कि ये एल cos 60 हो जाए, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखना ये कितना है 60 और 60 है, ये है परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपो, होगा ना, होगा ना। अब दिमाग लगाओ और सोचो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई इसका नाम हमने दे दिया माना x, इसका नाम हमने दे दिया x, और भैया ये पूरा, मैं पूरा ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, मैंने ये लिया है, ये देख ये बनाया, इसकी लंबाई कितनी है l। अब दिमाग लगाओ, भाई तुम तो यहाँ वाला एंगल सोच के तुक्का मार रहे हो। अब तुम सोच के देखो, cos थीटा लगाओ, cos थीटा लगाओ, cos थीटा बी वाई एच, अरे बेस कौन है, बेस एल है ना, ये रहा बेस, ये जो एल है ये मेरा बेस है, ये तो परपेंडिकुलर है। अब लगाओ, मुझे ये पता है, ये चाहिए, तो cos थीटा लगेगा, cos 60 बराबर बेस L अपॉन x। तुमको क्या चाहिए था x, तो x की वैल्यू क्या हो गई L अपॉन cos 60 हुआ क्या, सोचो। तुम उसको क्या बोल रहे थे, L cos 60, मतलब तुम मार रहे थे तुक्का कि थीटा के साथ जो जुड़ा होता है वो cos होता है, लेकिन डिपेंड तो होता है ना कि थीटा कौन सा है। इसीलिए तुक्का नहीं मारने का, फोटो बना के देखने का, नहीं तो फंस जाएंगे। तो बताओ Q और R के लिए, Q और R के लिए जो X है, जो L इफेक्टिव है, उसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ L अपॉन कॉस थीटा। थीटा बाई चांस यहाँ पे 60 है, इसलिए अपना काम यहाँ पे बन गया, अच्छी बात है। और ये इसमें ऑप्शन उसकी तरफ भी है, आपको यहाँ दिक्कत भी आएगी। अब आपको मैं समझाता हूँ, क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, तो बात है यस। अब आइए, अब जो चर्चा है, अब चर्चा है क्यू आर वाले सेक्शन की, क्यू आर वाले सेक्शन की। ये एक्स कौन है, एल इफेक्टिव है ना। अभी भी एक काम अधूरा है, वो है एंगल। एंगल ये 60, ये 90, ये कितना 90, 60, 150 और ये 30, उसके चक्कर में ये कितना 30, ये 30 तो ये भी 30। अब सोचना, मेरा टारगेट तो सिर्फ ये है, सिर्फ ये है। अच्छा, करंट ऐसे आ रहा है, बताना ईमानदारी से, तो ऊपर के लिए ये होगा इनिशियल। मैं भैया सिर्फ और सिर्फ क्यू आर की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला इनिशियल और नीचे वाला फाइनल। अब जरा देखना ये कहानी, ये किसका डायरेक्शन होगा, एल इफेक्टिव का। क्यों समझ में आया, करंट जहाँ से शुरू होता है, भाई हटा दो इसको, सोच इस वायर में करंट तो वहीं से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू है, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये एल इफेक्टिव, डन। एल इफेक्टिव कितना, एल अपॉन कॉस 60, मानते हो ना। अब देखना बी ये है बी, एल इफेक्टिव और बी के बीच का एंगल बताओ भाई, 30 या 150, 30 या 150, 30 या 150। तो आंसर है, जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकलता है तो छोटा एंगल लिया जाता है। किसी को 30, अरे भाई होने को तो दोनों लग रहा है, लेकिन मैं छोटे एंगल को कंसीडर करूंगा। ये देखो दो दिक्कत आई, एक तो पहला वाला तुक्का और दूसरा ये एंगल लूँगा 30, 150 नहीं चलेगा, छोटा एंगल चलता है। अब आ जाओ, फोर्स मुझे चाहिए इस क्यू आर पे, एफ चाहिए क्यू आर पे, ओके। बी तो बी था,
आई तो आई था, एल इफेक्टिव मेरा था, एल इफेक्टिव कितना था, एल अपॉन कॉस 60, क्या लिख दूँ 2l। अच्छा साथ में ये क्या आएगा साइन 30, साइन 30 1/2 होगा कि नहीं, साइन 30 से ये 2 कट गया, बोलो आंसर कितना आया BIL, BIL। एल किसकी लंबाई थी PQ की, एल लंबाई थी PQ की, QR तो एल अपॉन कॉस 60 है, बीच बीच में सो जाते हैं, समझे क्या। अच्छा PQ पे कितना फोर्स आया था BIL, और इस पे भी आया BIL। कभी सवाल अगर आसान पूछने की उसकी इच्छा होती है तो कहता है कि दोनों का रेशियो बताओ, तुम सोचोगे तो आसान कहाँ हुआ, मैं बता रहा हूँ रेशियो निकालना हो तब तो काम बहुत आसानी हो जाता है, फिर तो इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर इतना करने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं। उसका तरीका आपको मैं बताऊँगा, लिखो लिखो, इसी का 2 पार्ट तो इसमें हो गया, तीसरा पार्ट लिखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है समझिएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन PQ एंड फोर्स एक्टिंग ऑन QR। मान लो रेशियो है, आपका टारगेट रेशियो निकालना है, बताओ कितना कैसे बनेगा। थर्ड पार्ट है ये, कौन सा क्वेश्चन है ये, फोर्थ क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हमसे इसी में कहा है कि अब की बार आप वैल्यू को छोड़ो, सिंपल रेशियो बता दो। तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है समझिएगा। मान लो ये हम अपने मन से इसको एक लूप बना देंगे। लो इस फिगर को क्लोज कर दो। तो लिखो स्टेप 1, अपने मन से लूप बना दीजिए। लूप बनाते ही ये फिगर हो गया क्लोज। क्लोज फिगर, भाई देख शुरुआत तो यहाँ से हुई थी और ख़त्म भी यहीं पे हो गया। सोच, जहाँ से शुरू हुआ घूम फिर के वहीं पे आ जाऊँगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो क्लोज होते ही जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होते ही जो हमारे पास L इफेक्टिव है वो हो गया 0। L इफेक्टिव 0 होने का मतलब हर एक ब्रांच पे लगने वाला फोर्स, देखना F निकाल रहा हूँ मैं PQ में प्लस FQR प्लस FRP, सब मिला के क्या होना चाहिए 0, क्योंकि लूप बन गया। इसका मतलब ये, अब देखना, अब इस RP का कमाल देखो, ये RP का कमाल देखो। मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस। RP किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस ही। तो भाई बीच का एंगल या फिर 0, तो सोचो, तो यहाँ पे इस RP पे कितना फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, RP भी इधर है ना, तो वो इसी लाइन पे है, मतलब FRP भैया 0 होगा। कारण समझ गए, क्योंकि ये तो उसी एक्सिस पे है जिस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो किसी को लग रहा है 0 एंगल, कोई कहे 180, भाई ठीक है भाई, तेरे को 180 लग रहा है, रख के देखो ना, साइन 180 कितना होगा, 0 ही होना है। यानी कि ये तो 0 हो गया। तो सोचो ईमानदारी से, अब मजबूरी है कि जो FPQ है उसको माइनस ऑफ FQR होना पड़ेगा। और अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करी जाए
तो जो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, मानते हो ना। तो एफ पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है बराबर एफ क्यू आर का मैग्नीट्यूड, सही है। तो जब रेशियो निकालना हो तब तो सीधा आंसर 1, रेशियो निकालना हो तो सीधा आंसर 1। तो वो सारे कैलकुलेशन से बच गए कि नहीं, लेकिन वो तो चलो किस्मत से, मान लो उसने रेशियो पूछा तो बात बन जाएगी, नहीं तो आपको पूरा स्टेप आपको पता होना चाहिए, वैसे ही बनेगा वो, सही है बात। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी काम अगली क्लास में करेंगे।